वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। माय नेम इज़ देव और हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन और उससे संबंधित चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, हमने देखा है। और उसके अलावा मुद्रास्फीति को कैसे सरकार जो है मापती है, कैसे उसकी गणना की जाती है भारत के अंदर, तो उसके बारे में आज देखेंगे। मैंने पिछले बार में छोड़ दिया था, तो उसके बारे में आज देखा जाएगा कि सीपीआई क्या है और डब्ल्यूपीआई क्या है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। देखिए सीपीआई जो है, ये तो बताऊंगा आपको अभी। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है और डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन अब इस लेक्चर में चलता रहेगा धीरे धीरे और होता रहेगा, है ना। तो देखिए इन्फ्लेशन, भारत के अंदर का जो इन्फ्लेशन है, दो सूचकांक के आधार पे जो है गणना की जाती है। एक तो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स जारी की जाती है। देखिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसको जारी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत एक मतलब बॉडी है जिसका नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। तो वो क्या करती है, वो जारी करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब इंडेक्स को जारी करती है हर साल, है ना। हर साल जो है देखो इन्फ्लेशन पॉइंट टू पॉइंट होता है, मतलब कि अगर 1 मार्च को जो है 1 मार्च 2021 को इन्फ्लेशन अगर चेक किया, मतलब जितना है, फिर 1 मार्च 2021 से लेकर 1 मार्च या कहें 28 फरवरी 2022 के बीच के जो ये पॉइंट टू पॉइंट हो गया ना, एक पॉइंट से एक सिरे से दूसरे सिरे तक सेम डिस्टेंस बीच में दिख रहा है आपको, मतलब सेम टाइम पीरियड दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से इन्फ्लेशन का जांच की जाती है। तो इसका जो है सूचकांक जारी की जाती है प्रत्येक साल। तो प्रत्येक साल जो सूचकांक जारी की जाती है, तो इस पर कौन काम करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। और ये जो काम कौन करता है, इसके अंतर्गत जो बॉडी है जो जारी करती है, मतलब जारी जो सूचकांक बनाती है, तो उसमें कई तरह का बॉडी वगैरह है, ऑफिशियल वर्क है, तो उसमें कई तरह के अधिकारी होते हैं, वही उसको एक साल का जो डेटा है और उससे पिछले साल का जो डेटा है उस सबको ऐड करके देखते हैं महंगाई में क्या क्या चेंजिंग आ गई, उसको ऐड करके और लोग सबमिट करते हैं अपना रिपोर्ट। किसको सबमिट करते होंगे, मतलब करते हैं, तो वो करते हैं किसको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, है ना, जो उसके अंतर्गत बड़ी है मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और फिर इसीलिए कहा जाता है कि डब्ल्यूपीआई जो है वो इसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है, और सीपीआई जो है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आती है। इसको एनएसओ जारी करता है, किसको, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो वो बताएंगे अभी आपको, डिफरेंस लिख के भी दिखाएंगे, बोर्ड पे बता दिया जाएगा आपको अभी डिफरेंस करके, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए जो है सरकार क्या करती है, इसके अंतर्गत में इसके जो बास्केट है, बास्केट का मतलब कि इसके जो टोकरी है, तो इसमें अलग अलग प्रोडक्ट रखे गए हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे, क्यों, कैसे आएंगे सबसे ज़्यादा, अब क्या है, एक मिनट देखिए, इसके अंतर्गत 697 जो है प्रोडक्ट्स हैं। मतलब 3 चीज़ें होती हैं इसमें, अलग अलग बांटे गए हैं ना। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें मदों की संख्या, जो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 3 चीज़ों पर ज़्यादा काम की जाती है। एक तो है प्राथमिक, है ना, जो प्राइमरी वस्तुएं हैं, है ना, प्राइमरी वस्तुएं, प्राथमिक जो वस्तुएं हैं, एक वो हो गया, ईंधन और ऊर्जा हो गया, 2 हो गया, एक हो गया विनिर्मित उत्पाद, जो प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग करी है कई तरह के प्रोडक्ट्स की, तो उसको ऐड की जाती है। इस मतलब सारी चीज़ों को इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स में ऐड किया जाता है। और ऐड करके कैसे किया जाए, मतलब सबको अलग अलग मार्क्स दिए गए, नंबर दिए गए हैं, जैसे कि कुछ मार्किंग की जाती है, जैसे कि वस्तुओं का, मान लीजिए प्राथमिक वस्तुएं या ईंधन है, अब ईंधन को जो है 10% का 10 अंक दिए जा रहे होंगे, विनिर्माण को मान लीजिए 20 अंक दिए जा रहे होंगे, ऐसे कर करके अलग करके मतलब दिए गए अंक दिए गए हैं। तो इस तरह सूचकांक जो है जारी की जाए। सूचकांक जब भी जारी की जाती है तो अलग अलग सेक्टर को क्या होता है ना, उसमें जैसे मानव विकास सूचकांक जब यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, उसमें भी अलग अलग चीज़ों को, एजुकेशन को, लिविंग स्टैंडर्ड को अलग अलग अंक दिए जाते हैं ना। उसी तरह से इसमें भी जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत जो अलग अलग वस्तुएं हैं, है ना, जो सेवाएं हैं, उसको अलग अलग
जो है नंबर दिया जाता है। एक्चुअली डब्ल्यू पी आई के अंतर्गत में जो होल सेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत में सेवाएं नहीं होती है, सिर्फ वस्तुएं होती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत में जितनी भी वस्तुएं हैं अलग अलग, उन सबको अलग अलग अंक दिए जाते हैं, और उसमें जो इंक्रीजिंग आ रही है उसी को ज़्यादा वो सूचकांक जारी की जाती है। आपको ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये जब हर साल जारी की जाती है, और इसके अंतर्गत में जो है ये 697 लगभग इतने प्रकार के 600 से अधिक, ये मदे भी याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, 600 से अधिक जो है मदे इसमें रखे जाए, इसके बास्केट में होते हैं, है ना। दूसरा जो है, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना, दूसरा तरीका है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अंतर्गत में जो है 299 वस्तु, तो उनको अलग अलग, मतलब देखिए WPI जो है होता है, और एक होता है CPI। तो सरकार जो क्या काम करती है कि WPI भी जारी करती है और CPI भी जारी करती है, लेकिन कई तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, RBI जैसे कि RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या और भी जो गवर्नमेंट के जो बॉडी हैं, या कोई कमेटी है जो काम करती हैं, या कोई योजना बनाती है, कोई किसी भी तरह की प्लान बना रही है आने वाले समय में कोई काम करने के लिए, तो कोई आधार के साथ काम करते हैं ना, कि मान लीजिए कहीं पे महंगाई, सरकार को मान लीजिए अनुमान है कि आने वाले 2 साल के अंतर्गत में इतना % की जो है महंगाई आ जाएगी, तो वो अनुमान कहाँ से लगाती है, तो ये WPI या CPI से ही लगाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है CPI पे। अब CPI पे ध्यान क्यों जाता है कि दिया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं होता है। होलसेल का मतलब होता है जहाँ पे एक बार में, देखिए आप जानते होंगे, मान लीजिए दुकान में, मान लीजिए अगर अपने आपके घर में कोई व्यवसाय चल रहा हो, या अगल बगल देख रहे होंगे दुकान से आपने कोई सामान परचेस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे होता क्या है कि जो वस्तु आपके आप दुकान में देख रहे होंगे, खरीदते होंगे जहाँ से आप, वो कहीं और से आ रहा होगा ना, होलसेल कहीं पे होता होगा। जहाँ जब कंपनी क्या करती है कि कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वो वस्तु को क्या करती है, इकट्ठा करके रखी रहती है, फिर वहाँ से निकाला जाता है, एक होलसेल जो होते हैं उनके पास जाता है, वहाँ की कीमतों को मतलब अनुमान में रखा जाता है, एक चेक किया जाता है, और फिर वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत में देखा जाता है ना। तो होलसेल का मतलब होता है जहाँ पर सब कुछ एक बार में रखा, मतलब पूरा पूरा पेन की फैक्ट्री ही है, वहाँ से पेन निकला, सिर्फ पेन ही तो निकला, तो होलसेल के तरीके से आ रहा है। बिस्किट की फैक्ट्री है, तो वहाँ से जो निकल रहा है, तो वो होलसेल, कोई उद्योगी है, जो बिजनेसमैन है, वो होलसेल बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, पूरा पूरा एक बार अपने पास पूरा होलसेल के बहुत ज़्यादा थोक में रखता है मूल्य वस्तुएं, और फिर वहाँ से छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको देता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर ले जाते हैं और छोटे छोटे दुकानों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो होलसेल से ये यहाँ पे आता है, फिर आप यहाँ से कंज्यूम करते हैं ना, उसको खरीद के खाते हैं या यूज करते हैं। तो इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है किसी भी तरह की योजना बनाने में। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के पीछे कारण यही है कि इसको लोग को एक सही अनुमान निकाला जाता है कि लोग कितने, मतलब लोगों के पास कितनी महंगाई उनको फेस करना पड़ रहा है, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। और तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है थोड़ा आप डिफरेंस समझ लीजिए कि क्या डिफरेंस है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि WPI और CPI के अंदर में बीच में हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंस देख लेते हैं कि अगर डिफरेंस है, बहुत आसान है। देखिए WPI कौन जारी करता है, तो WPI जारी करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, है ना, एडवाइजर एक बॉडी है, ये किसके अंतर्गत में आती है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो बस लिखता हूँ उनको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक ये आती है, मिनिस्ट्री है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी जो है, एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी जो है WPI जारी करती है। कौन का जारी करती है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। और ये मिनिस्ट्री ऐसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और CPI कौन जारी करता है, तो ये आपने नाम सुना होगा, NSO क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, है ना, नेशनल
स्टैटिक्स ऑफिस, है ना। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है? तो इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी की जाती है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना। मतलब इसके अंतर्गत जो बॉडी है एनएसओ जो है, नेशनल स्टैटिक ऑफिस जो है, ये जारी करती है सीपीआई। तो ध्यान दीजिए आप हमेशा कि डब्ल्यूपीआई कौन जारी करता है और सीपीआई कौन जारी करता है। तो डब्ल्यूपीआई जारी करता है किसके अंतर्गत आता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स। इसके अलावा भी आप सिंपली ये याद रखें कि जो डब्ल्यूपीआई जारी करता है, कौन जारी करता है? वो जारी करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी जारी करता है क्या? डब्ल्यूपीआई। और एनएसओ जो है जारी करता है सीपीआई, है ना। दूसरा हमारा अंतर है, देखिए डब्ल्यूपीआई के अंदर में जो है ना, डब्ल्यूपीआई के अंदर में सिर्फ गुड्स होते हैं, जैसे कि एनर्जी हो गया, है ना, ऑयल हो गए, कोई भी कई प्रकार की जो एनर्जी हैं, वो प्राथमिक जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो विनिर्माता जो कंपनियां हैं जो बनाती हैं जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों का इसमें ऐड किया, मतलब 3 सेक्टर में बांटे गए हैं, वो सारी चीज़ों, तो मतलब सिर्फ गुड्स को किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन सीपीआई में जो है, इसमें गुड्स एंड प्लस गुड्स प्लस सर्विस दोनों को ऐड किया जाता है ना। तो डब्ल्यूपीआई में गुड्स भी आते हैं और सर्विस भी आते हैं। और डब्ल्यूपीआई के अंदर आपने देखा ही था कि लगभग 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे किसमें? डब्ल्यूपीआई में। और सीपीआई में जो है वो, अब सीपीआई जो है ना, सरकार जब जारी करती है सीपीआई, तो इसमें भी 4 प्रकार से करती है। जैसे इंडस्ट्री में जो लेबर है, तो आईएल करके आता है सीपीआई, इंडस्ट्रियल लेबर, है ना, सीपीआई आईएल, है ना। अर्बन गांव के शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग आता है, तो उसके लिए भी अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है सीपीआई को। तो अलग अलग जो बांटे जा रहे हैं नए नए में, जो रिवाइज किया गया सीपीआई, नए तरीके से जो दिए जा रहे हैं सीपीआई के आंकड़े आ रहे हैं, तो उसमें अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग आ रहे हैं। जैसे कि अर्बन सेक्टर का अलग सीपीआई जारी करके देखती है सरकार, अर्बन गाँव के लिए अलग, है ना, रूरल क्षेत्र के लिए अलग। इसके अलावा जो इंडस्ट्री जो में लेबर है वो अलग, एग्रीकल्चर जो लेबर है ना, जैसे कि एएल करके आता है, सीपीआई एल, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर, है ना। तो उनके लिए भी जो सीपीआई जारी करती है सरकार, इसको भी इसका भी आंकड़ा सरकार देखती है और उस पर जो नीति वगैरह बनाती है। तो ये हमने डब्ल्यूपीआई और सीपीआई वगैरह देख लिया है। अब देखते हैं मुद्रास्फीति, इसके पहले हमने ये सब पढ़ लिया है, ठीक है। और अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या है। देखिए अच्छे से आप जान गए होंगे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब थोड़ा सा इसको और समझा देता हूँ। देखिए अब मुद्रास्फीति आ रही है। जो व्यक्ति दूध का उत्पादन कर रहा था, याद करिए पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाकर पिछला लेक्चर देखें, और दोबारा भी बताने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है दूध का उत्पादन कर रहा है, 50 लीटर दूध का उत्पादन कर रहा है ना, और 50 लीटर दूध का ही जो है कंजप्शन है किसी एरिया में, किसी गांव में, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे, आप जहाँ रहते हैं वहाँ 50 लीटर दूध का उत्पादन हो भी रहा है और उतना कंज्यूम भी किया जा रहा है, और लोगों का जो परचेजिंग पावर है उतना है, वो ले पा रहे हैं। हुआ क्या है कि परचेजिंग पावर क्या है कि बढ़ गया, और परचेजिंग पावर बढ़ गया आपके गांव में, लोग नौकरी ज़्यादा करने लगे, अब दूध उनको ज़्यादा चाहिए, तो दूध ज़्यादा चाहिए तो अब दूध का वैल्यू बढ़ रहा है ना। तो अब दूध का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जो अब जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वो कहेगा अरे उनको मत दो, मैं हम दे रहे हैं ना तुमको, हमको 10 रुपये तुमको पर लीटर के हिसाब ज़्यादा दे देंगे। तो अब जो दूध बेचने वाला वो तो देगा ही वहीं पे, बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो तो वहीं से खरीद बेचेगा ना। तो अब उसको फ़ायदा किसको किसको हो रहा है? इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? सीधे फ़ायदा हो रहा है दूध उत्पादन करने वाले किसान को। तो अब हमेशा ध्यान रखें कि इन्फ्लेशन में जो है किसको फ़ायदा होता है? तो इसमें होता है उत्पादक वर्ग को, कृषक को, उद्योगपति को, व्यापारी को। मान लीजिए अब कार बनाने वाली कंपनी है, कार बना रही है, महंगाई आ गई, महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, अब महंगाई आ गई तो अब क्या हुआ कि कार जो 5 लाख रुपए का था अब 7 लाख रुपए का हो गया कार। क्यों भाई? क्योंकि परचेसिंग पावर बढ़ गया, और उत्पादन मान लीजिए कार के उत्पादन तो उतना ही है, ज़्यादा नहीं है देश के अंदर। मतलब मान लीजिए 1000 ही कार बनाए जा रहे हैं, कोई स्पेशल कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है जो काफ़ी फेमस ब्रांड है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपने हिसाब से, मुझे कार की जानकारी बहुत कम है, तो आप कोई भी एग्जांपल सोच लीजिए। मान लीजिए उस कार का उत्पादन जो है जितना था उतना ही है अभी,
लेकिन लेने वाले लोग ज़्यादा आ गए। अब अमीरों की संख्या बढ़ रही है देश के अंतर्गत, मान के चलते हैं, अब बढ़ ही रही है, कुछ लोगों की अमीर की संख्या बढ़ गई। लोगों ने क्या किया कि अब उनको ज़्यादा कह रहे हैं कि अरे मैं लूँगा, लास्ट कार बचे हैं 100, है ना, वो जा रहे हैं, 100 कार लास्ट बचा हुआ, 1000 कार बना उसमें 900 बेच दिया, 100 कार लास्ट बचा हुआ है, उसमें चले गए, 200 लोग चले गए। वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो कह रहा है कि देखिए इतने 7 लाख रुपए का कार है, तो अब जो डिस्काउंट कर रहा है कि नहीं नहीं, देखिए पिछले साल उन लोग को तो आपने 5 लाख में दिया हुआ है, आप 7 लाख कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तो देखिए और भी ग्राहक हैं, हम उनको बेच देंगे। अब उसने क्या कि इनको जो जो कम कंसेशन करवा रहा था, कुछ कम कर दीजिए, तो उसने उसको दिया ही नहीं कार, उसने किसको बेचे, किसको बेच दिया? जिसने 7 लाख चुकाने के लिए कहा कि मैं 7 लाख रुपये दूंगा, वो उससे उसने कार को सेल कर दिया। तो अब मान लीजिए इसमें फ़ायदा किसको हुआ? जिसने जो कार कंपनी है उसको फ़ायदा हुआ ना, 7 लाख रुपये लेके 5 लाख में बेच रहा था, 7 लाख रुपये, तो इसमें उद्योगपति और व्यापारी वगैरह को लाभ होता है। और जो ऋण लिया हुआ है, जो ऋण देता है उसको इसमें क्या होता है? फ़ायदा होता है। अरे जो ऋण देता है उसको फ़ायदा होता है, सॉरी 1 मिनट, जो ऋण देता है उसको फ़ायदा होता है, और जो ऋण देने वाला, जो ऋण देने वाला उसको हानि होता है, जो ऋण लेने वाला को फ़ायदा होता है ना। कैसे होता है? देखो, मान लो महंगाई बढ़ रही है, तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने क्या किया कि किसी को 100 रुपये दे दिए, ऋण दे दिए, किराया दे दिया, है ना। अब 100 रुपये किसी को दे दिया, तो अब जिस ब्याज दर महंगाई बढ़ रही है, जिस ब्याज दर मैंने दिया था वो तो कम पे दिया था ना मैंने, है ना। तो मैंने कहा था कि जो 100 रुपये दे रहे हैं, अब तुम क्या करना ना कि मेरे को 105 रुपये दे देना, 5% के हिसाब से, ठीक है, ऊपर से 5 रुपये देगा। लेकिन हुआ क्या कि अब मुझे जहाँ से पैसे लेने थे ऊपर से, जो मैंने लेके दिए, मैंने मुझे लेना, मैं लूँगा बागे भविष्य में फिर से, तब वो तो महंगा हो गया ना। वहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वहाँ पे 6% हो गया। तो मैं देने वाला तो, जैसे कि मुझे तो अब नुकसान हो गया ना, मैं जिसको दे रहा हूँ कर्ज, उसको तो अब मुझे तो नुकसान हो गया, क्योंकि अब उसको फ़ायदा हो गया जिस जो लिया, क्योंकि उसको कम परसेंटेज मिल गया, क्योंकि महंगाई अब आई है। तो ऐसे होता है, निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है। मान लीजिए अब आपकी नौकरी है, सरकारी नौकरी है, 20,000 रुपया ही कमा रहे हैं, है ना। पिछले साल 20,000 की नौकरी, 20,000 सैलरी थी, उसके पहले 20,000 सैलरी थी, इस साल ही 20,000 सैलरी है, नहीं बढ़ रही है, 20 साल ही है, तो निश्चित आय हो गया। तो निश्चित आय में अगर मान लीजिए 20,000 की सैलरी है, अब महंगाई पिछली बार जो है टोटल वगैरह खर्चा वगैरह खाने पीने का मिला हुआ घर का जो खर्चा था 18,000 19,000 में हो जा रहा था, लेकिन अब इस बार क्या 24,000 रुपया होगा, लेकिन इनकम तो आपका 20,000 रुपया है ना। तो फिर नुकसान आपका हो ना, महंगाई से क्या हुआ, नुकसान आपका होगा, निश्चित आय। तभी तो देखिए आपने सुना हुआ कि सरकार क्या करती है, महंगाई भत्ता देती है लोगों को, है ना। महंगाई भत्ता क्या होता है? सरकार आंकड़ा देती है कि देखो एक साल के अंदर में जो है इतना महंगा हुआ है, इनका वेतन किस पे मिल रहा है, ये स्केल है वेतन का, है ना। मान लीजिए 6,000 का स्केल का वेतन है, तो उस पर जो मिल रहा है बाकी महंगाई भत्ता मिलता है कि देखो एक साल में 4,000 का महंगाई, इतना परसेंट का महंगाई हो गया, तो इनके इतने परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए सैलरी में, तो इतने परसेंट इंक्रीज कर दी जाती है। तो वही महंगाई भत्ता इसलिए दी जाती है। तो निश्चित आय वालों को जो है हानि होती है, जिसको परिवर्तित आय। अब देखो मान लो आपके पास, आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आपको तो फ़ायदा होगा ना जी उसमें। प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि सेवा सेक्टर में काम करो, कोई व्यक्ति है जो रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, यहाँ मुखर्जी नगर में देखिएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अभी दिल्ली के जो मुखर्जी नगर में हम लोग जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब यही हम लोग यहाँ आने में लगता था ऑटो का जैसे कि 5 रुपये 10 रुपये ऑटो किराया लगता था, अभी 15 रुपये लेते हैं लोग। तो फ़ायदा हुआ ना ऑटो वालों को इनके। अब देखिए, अब ये ना सोचिए कि अरे कोई बात नहीं, आप कहिए कि अरे तो फ़ायदा हो रहा है तो उसको भी तो देना होता है कहीं, और उसको मैं नहीं बात कर रहा हूँ। महंगाई बढ़ी तो सबके लिए बढ़ी है ना, उसके लिए बढ़ी, हमारे लिए भी तो बढ़ी है महंगाई, लेकिन हम 15 रुपये दे रहे हैं तो उसको तो फ़ायदा ही हो रहा है इसमें, है ना। तो ऐसे जो है परिवर्तित आय उसका है, तो इसमें हो रहा है। समाज में आर्थिक विषमताएँ बढ़ जाती हैं, वो तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं। आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। अब इसको देखिए, इसमें ज़्यादा समय खराब करने से क्या फ़ायदा। और देखो, हम मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए सरकार 2 कदम उठाती है, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था। राजकोषीय, एक होता है राजकोषीय उपाय करती है, और दूसरे क्या कहते हैं, मौद्रिक उपाय करती है। अब राजकोषीय उपाय की बात की जाएगा ना, तो मतलब सरकार क्या कर रही है कि राजकोषीय जो बजट वगैरह बनाया जाता है, आपको पढ़ाया गया था, बजट की क्लास पढ़ाया गया था, आपको बताया गया था कि सरकार के राजकोषीय आय होती है, राजकोषीय जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, राजकोषीय आय, राजकोषीय व्यय, है ना। तो उसी तरह सरकार क्या करती है कि राजकोषीय जो बजट वगैरह है उसके अंतर्गत वो नियमन करती है, नियम बनाती है। तो उसमें क्या करती है, सोचती है कि चलो महंगाई आ रही है, तो इसके उपाय के तौर पे क्या करती है, सरकार की बजट बनाती है, कुछ संतुलित बजट बनाए कि महंगाई आए तो ज़्यादा लोग प्रभावित ना हो, हमारा काम भी होता रहे
और जो है लिक्विडिटी जो है मार्केट में नियंत्रित फॉर्म में रहे हमेशा। और कर वगैरह जो है प्रगतिशील कारों पर होता है, जैसे कि कई बार अब होता है ना, सरकार क्या करती है कि मान लीजिए अगर पैसे, अगर लिक्विडिटी बढ़ने के कारण महंगाई आई है हमारे बाज़ार में, तो क्या करेगी सरकार, लिक्विडिटी कम करती है। कई बार आपको जब आरबीआई वगैरह पढ़ाया गया था, जब आरबीआई पढ़ाया गया था आपको, तो ये बताया गया था आपको कि आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी जो है बाजार में, मार्केट में, हमारी अर्थव्यवस्था में, उसको रेगुलेट, मतलब उसको नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। जैसे कि क्या किससे करती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको बताया गया था कि उसके आधार पर क्या करती है, लिक्विडिटी नियंत्रित करती है। क्यों करती है भाई, अगर ज़्यादा पैसे अगर मार्केट में आएंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ही ना भाई। कहने का मतलब है कि कहा जाता है कि अच्छा इतनी गरीबी है देश में, लोग गरीब है, तो सरकार नोट इतनी 600 बांट देती। मान लीजिए 10 लोग हैं गांव में, सबको क्या करो आप 1 लाख रुपए दे दो, तो फिर फ़र्क क्या पड़ा। वो तो फिर वो जो वस्तु 1 रुपये खरीद रहा था वो 1 लाख रुपये आ गया, वही रुक जाएगा। वो खाना जो खरीदेगा, एक प्लेट खाना जो 100 रुपये का मिल रहा था, वो वही खाना 1 लाख में खरीदेगा, कि उसको चाहिए ही खाना खरीदे, तो 1 लाख में बेचेगा। महंगाई बढ़ गई ना, यहाँ पे रुपये का वैल्यू क्या गिर गई। इस तरह समझ गए इस चीज़ को। तो उसी तरह से जो है सरकार है या आरबीआई का है, ये क्या करती है, महंगाई से निपटने के लिए रुपए जो है, करेंसी जो लिक्विडिटी है, उसको नियंत्रित करती है। अब क्या करेगी, टैक्स वगैरह अच्छे से लगाना शुरू कर देगी, तरीके से लगाना शुरू कर देगी, सब लोग टैक्स दें। अब सब लोग टैक्स देंगे तो उनके जेब में पैसे कम बचेंगे। 100 रुपये उसने, किसी व्यक्ति ने कमाई किया, उसमें 20 रुपये सरकार को दे दिया, तो 80 रुपये तो बचे। अब 80 रुपये के अंदर ही तो उसको काम करना है, खर्च करना है मार्केट में, तो महंगाई नियंत्रित रहेगी ना। समझ गए। अब देखो बहुत लोग जो है टैक्स वगैरह नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं तो अब जो ब्लैक मनी जो कहते हैं ना, जो ब्लैक मनी है, टैक्स नहीं देने से ब्लैक मनी है ना। मान लीजिए आप जॉब, आप 1 रुपये कमा रहे हैं और उसमें अब आप क्या कहेंगे, टैक्स ही नहीं जमा किया सरकार के पास, जो बनता है सरकार का, जो टैक्स के नियम के अनुसार, तो वही तो ब्लैक मनी है। अलग ब्लैक मनी अलग से थोड़ी ना कुछ आता है कि ना ब्लैक मनी है, पैसा काला हो गया पहले से तो ब्लैक मनी कहते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लैक मनी जब एनपीए वगैरह पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, एनपीए एक लेक्चर चलेगा, उसमें अच्छे से बता दूंगा आपको एनपीए क्या होता है, ब्लैक मनी क्या होता है, ठीक है। तो तो इसमें सरकार क्या करती है कि कोशिश करती है कि अच्छे से टैक्स वगैरह आता रहे, कि लोगों के पास इतना ज़्यादा इलीगल तरीके से पैसे ना इकट्ठा हो, क्योंकि वो भी महंगाई बढ़ाने में करती है। और सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करती है सरकार, क्या करती है, सार्वजनिक ऋण देती है, लोगों को ज़्यादा ऋण देने में वृद्धि करती है। बचत को प्रोत्साहित करना, लोगों को कहती है कि आप काम करें, क्यों इतना ज़्यादा पैसे कर रहे हैं, बैंक में जमा कराएं, बचत करें, बैंक में लगा पैसे, मतलब कि लिक्विडिटी भी एक तरह क्या करती है सरकार, चाहती है कि लिक्विडिटी मार्केट से कम हो। और उत्पादन में वृद्धि, अब जो मान लीजिए कोई इन्फ्लेशन है, डिमांडफुल इन्फ्लेशन है भाई, तो डिमांडफुल इन्फ्लेशन तो सरकार का क्या करेगी कि ये काम करो, महंगाई बढ़ रही है, अब जो 100 कार बनाया जा रहा था भाई, अब 150 कार बनाओ, या 100 पेन बना रहे थे, अब चलो अब इंडस्ट्री की संख्या बढ़ाओ। अब कैसे बनेगा इंडस्ट्री संख्या, सब सरकार सोचेगी एफडीआई वगैरह हो देश के अंदर, तो इंडस्ट्री वगैरह आया, प्रोडक्शन बढ़े देश में, तो महंगाई थोड़ी उससे भी कम हो गई। कई सारी चीज़ें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं। अब एफडीआई देश के अंतर्गत आएगा तो रोजगार भी तो बढ़ेगा। अभी बताएंगे आपको, फिलिप्स कार के बारे में बताएंगे कि कैसे जुड़ता है। अब देखिए, एक होता है मौद्रिक उपाय, क्या होता है, तो अब सरकार क्या करती है कि मुद्रा वगैरह निगम के उन नियमों को कठोर बनाती है। तो बताया ना, लिक्विडिटी क्या करती है सरकार, कम करती है मुद्रा के, है ना। मौद्रिक उपाय के अंतर्गत में सरकार क्या करती है, मुद्रा वगैरह को, ये नहीं कि छाप दे रही है, जब मन करता तब रुपये छाप कर मार्केट में लाए तो लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो वो नहीं करती है। मुद्रा की मात्रा को संकुचित करती है, कम करती है, सोचती है कि मुद्रा की मात्रा जो है कम कर दिया जाए। और और नियम वगैरह जो है कठोर बनाती है। जो टैक्स नहीं जमा करेगा उसको सज़ा, 5 साल की सज़ा, जीएसटी नहीं भरने पर 5 साल की सज़ा है ना, पढ़ाया गया था आपको। तो ये सारी चीज़ें सरकार कठोर नियम बनाती है कि लोग, चीज़ें चलती रहे सही से। देखिए, जब हम इन्फ्लेशन पढ़ते हैं ना, इन्फ्लेशन के अंतर्गत क्या होता है, क्या है कि एक नियम है, जैसे कि महंगाई, फिलिप्स एक वैज्ञानिक, तो उन्होंने अपने नाम इन्होंने रिसर्च किया और बताया कि जब महंगाई बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी जो है घटती है। तो इसका ही जो है यहाँ आपको ग्राफ दिखेगा, यहाँ एक ग्राफ है, देखिए यहाँ पे जो है ये एवरेज प्राइस राइज है, इसको कह सकते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन है ये, और ये है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। अब इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे, ग्राफ में समझने की कोशिश करें आप कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब इंक्रीज हो रहा है ना, देखिए ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे कि आप एक्स एक्सिस है, ये इस एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं राइट के साइड में, तो यहाँ भी जो है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे अब देखें, यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से जो है एवरेज इन्फ्लेशन, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन, है ना। और यहाँ से जो जा रहे हैं, यहाँ से, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटता है ना। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम हो रहा है, मतलब इम्प्लीमेंट बढ़ेगा। ये अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ग्राफ ही गलत है। आपको मैं यहाँ ग्राफ बताता हूँ। पीपीटी बनाने में कई बार गलती हो जाती है, जो बनाते हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है पीपीटी बनाती है, कई बार गड़बड़ कर देती है, इधर का डायग्राम उधर लगा देती है। मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए इन्फ्लेशन है ये, ठीक है। और यहाँ पे समझ लीजिए ये है, मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो एम्प्लॉयमेंट भी जो है बढ़ता है। जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है घट रहा है ना। सेम इसी में ये थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसे नीचे में होकर। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है घट रहा होता है ना। इसमें एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि देखिए दो चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन से संबंधित दो चीज़ें हैं, आपको समझना है। इन्फ्लेशन में एक तो जीडीपी आप समझिए, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी इंक्रीज करता है ना। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जीडीपी इंक्रीज करेगा, और जब इन्फ्लेशन जो है बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है घटेगा, मतलब ये डिक्रीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, है ना। तो ऐसी तो यही रिलेशन है। फिलिप्स ने कहा था, तो फिलिप्स कर्व कहा जाता है किसको, फिलिप्स कर्व इसी को कहते हैं, जो बनता है यहाँ पे, जो फिलिप्स कर्व बनता है वो फिलिप्स कर्व है। अब आगे हम देखते हैं, कुछ उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे फिलिप्स कर्व। अब कुछ इसमें टर्म है जो हमें समझना है ना। जैसे कि आपको कुछ समझना है, जैसे कि एक होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है रिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो हम समझ गए क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन, देखिए ये सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं, मैं इसको समझा देता हूँ, इसको पढ़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं हो, तो खुद आप पढ़ लेंगे। तो क्या क्या इसमें, रिफ्लेशन यहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझाया तो मैं सिंपल सा, बाकी आप खुद पढ़ेंगे इसमें। देखिए एक है इन्फ्लेशन, यहाँ लिखे इन्फ्लेशन, यहाँ पे एक है डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, और एक्चुअली यहाँ पर लोगो आ जाएगा, ऐसे कर लीजिए आप, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, तीसरा है डिफ्लेशन, यहाँ कर लीजिए, एक है रिफ्लेशन। इसके अलावा और भी एक्सट्रैक्फलेशन भी होता है, उसे पढ़िएगा। रिफ्लेशन होता है, रिफ्लेशन। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, और डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है कि राइज ऑफ इन प्राइस, क्या हो रहा है कि प्राइस में जो है इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन है, जो आपने पढ़ चुके हैं, पहले बताया गया आपको। इसके बाद होता है डिसइन्फ्लेशन होता है, एक होता है डिफ्लेशन होता है। तो क्या है ना कि जो डिसइन्फ्लेशन की बात की जाती है ना, तो इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए 7% जो है इन्फ्लेशन रेट जो है 7% है ना। तो 60% से क्या हुआ कि 5% हो गया, तो इसको कहेंगे डिस इन्फ्लेशन, है ना, डिस इन्फ्लेशन कहेंगे। तो 5% हो गया, है ना। तो डिस इन्फ्लेशन होता है
इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मान लीजिए 5% हो गया, हो सकता है फिर 4% भी होगा, लेकिन ये निगेटिव नहीं जाता। ये नहीं कि 7, ये 0 -1% हो गया, फिर -2% हो गया, ये निगेटिव नहीं जाता इसमें, है ना। निगेटिव में नहीं जाता है डिसइन्फ्लेशन के अंदर में। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन 7% थी, इन्फ्लेशन तो अभी भी है ना, इन्फ्लेशन अभी भी है, लेकिन निगेटिव में नहीं है हो रहा। तो 7% इन्फ्लेशन था, वो 5% इन्फ्लेशन हो गया या 4% इन्फ्लेशन हो गया, तो इसको कहा जाएगा डिस इन्फ्लेशन, है ना, डिस इन्फ्लेशन कहा जाएगा। ये जो इकोनॉमी के लिए जो है वो अच्छा होता है कि इस सिचुएशन में क्या होता है कि महंगाई कम होती है तो अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है, डिफ्लेशन होता है। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन में जो है मान लीजिए 7% था, ये घट के हो गई -1% हो गई, मतलब निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया, ये इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं होता है, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। मंदी से देश में क्या होता है कि मंदी आ जाती है ना। तो इससे क्या होता है कि देश के अंदर का मंदी आ जाती है। और रिफ्लेशन क्या होता है, देखिए री, इसमें दो शब्द है, एक है री मतलब दोबारा से, और इन्फ्लेशन होता है महंगाई। होता क्या है कि देश के अंतर्गत मान लीजिए कभी मंदी आ जाए देश के अंदर, है ना, बहुत महंगा। इन्फ्लेशन देखिए नकारात्मक नहीं होता है, देश के अंदर अगर इन्फ्लेशन नहीं है कि मान लीजिए कि एकदम हर वस्तु का मूल्य ही बहुत कम में बिक रहा है, तो ये अच्छी चीज़ हुई ना इकोनॉमी के लिए। महंगाई जब नहीं आएगी जीडीपी बढ़ेगी नहीं, लेकिन महंगाई वैसी होनी चाहिए जो देश के कंट्रोल में हो। जैसे कि रिफ्लेशन, सरकार क्या करती है कि जब देश के अंदर में मंदी आती है तो क्या करती है, लिक्विडिटी इंक्रीज करती है आरबीआई के द्वारा। लोगों को खूब पैसे बांटे, मतलब बांटे ऐसे तो फ्री में तो सेवाएं थोड़ी नहीं दी जाएगी, मतलब लोन वगैरह दिए जाती है, कुछ नियम जो है आसान कर दिए जाते हैं कि लोन अच्छे से लोन ले पाएँ, इंटरेस्ट रेट कम कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, सर लोग जो है लोन लेना शुरू करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह का बॉन्ड वगैरह सरकार जारी करती है। मतलब लोग मार्केट से बॉन्ड खरीदती है, जारी नहीं करती है, बॉन्ड खरीदती है, फिर वो मार्केट में पैसे आते हैं। कई तरीके हैं इन्फ्लेशन लाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि सरकार चाहती है कि जो मंदी चल रही है देश के अंदर उसमें वो सुधरे, थोड़ा इन्फ्लेशन देश में आए। तो मतलब सरकार द्वारा जो इन्फ्लेशन लाई जाती है ना, तो उसको ही कहा जाता है री इन्फ्लेशन कहा जाता है। आप समझ गए होंगे। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि इन्फ्लेशन जो है, मान लीजिए 5% इन्फ्लेशन है, 6% हो गया, इन्फ्लेशन है ये, ठीक है। और डिस इन्फ्लेशन क्या है, 7% इन्फ्लेशन था भाई, 4% हो गया, 5% हो गया इन्फ्लेशन, निगेटिव नहीं गया, तो इसको कहा जाता है डिस इन्फ्लेशन। इसको क्या कहते हैं, इसके सामने लिख लीजिएगा, इट इज, देखिए, अरे, इट इज गुड फॉर इकोनॉमी। डिस इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है ना। और डिफ्लेशन जो है, अब डिफ्लेशन जो है 7% था, ये डिक्रीज होकर हो गया -1% में चला गया। तो ये देश में क्या आ गई, मंदी आ गई देश में, इसको है ना, देश में मंदी आ गया। देश में मंदी आ गई तो अर्थव्यवस्था ठीक से थोड़ी ना चलेगा, लोग रोजगार तो है ही नहीं। साथ साथ में क्या होता है कि मंदी आ गई तो वस्तुओं को, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, लोगों की स्टैंडर्ड और ख़राब हो जाएगी, देश की जीडीपी जो और गिरती जाएगी, है ना। तो ये नकारात्मक होता है। तो इसको लिख लेना आप, डिफ्लेशन जो होता है, इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, है ना, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। और रिफ्लेशन तो समझिएगा ये सरकार करती है ना, सरकार तो री प्लस इन्फ्लेशन है, तो ये सरकार लाती है इन्फ्लेशन, मतलब सरकार कोशिश करती है कि देश में इन्फ्लेशन आए, क्यों भाई, क्यों मंदी थी देश में, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप समझ चुके होंगे। और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें जो अगर बच रही हैं, आपको लगता है कि कुछ बाकी ऐसे पढ़ा है, आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें दिखा इस चैप्टर में समाप्त कर दी गई है। तो आपको अगर लगता है कि और कुछ चीज़ें रह रही हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं, है ना। तो कुछ चीज़ें हैं आपको, जैसे कि ये यहाँ पे जो है रिफ्लेशन वगैरह, स्टैगफ्लेशन है। स्टैगफ्लेशन में देखिए इस स्थिति में क्या होता है ना, कीमतें तो बढ़ती ही बढ़ती हैं, और दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मतलब कि दो चीज़ें होती है, एक तो ऐसा नहीं है कि महंगाई तो हो ही रही है, महंगा इन्फ्लेशन भी जो है, इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है इसमें। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है साथ साथ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो देश की स्थिति, जीडीपी बहुत अच्छी होती जा रही है, जीडीपी बढ़ ही रही है लेकिन देश की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है, ऐसा भी नहीं है ना। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा होता है वो ठीक है, लेकिन रोजगार भी लोगों को नहीं मिल रहा होता है ना। तो इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन कहा जाता है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ, बाकी वो जो बताया है वो डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डिफिनीशन को पढ़ें और याद करें और समझें, है ना। तो ये तो हो गया हमारे इन्फ्लेशन वगैरह।
एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। हमने इन्फ्लेशन के अंदर का देखा है इन्फ्लेशन, इसमें था एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ओके। दूसरा था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट जो है जो महंगाई है वो ढकेल रहा है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक तो ये हो गया। दूसरा पेज में देख लीजिए आप, है ना। अब इन्फ्लेशन था तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा है, रिकॉल करा रहा हूँ आपको क्योंकि चैप्टर समाप्त हो रहा है। इससे कुछ प्रश्न होंगे वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तो इसकी इन्फ्लेशन के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था कि एक था लो इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन था भाई। दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, है ना। तीसरा क्या था हाइपर इन्फ्लेशन, आपको बता दिया गया हाइपर इन्फ्लेशन क्या है ना। एग्जाम्पल के साथ बताया गया, वेनेजुएला, जर्मनी। तो ये हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब इसके अंदर तो हमने देखा क्या, ये तो हो गए इन्फ्लेशन के टाइप्स थे। और हमने देखा जैसे कि इन्फ्लेशन तो था ही था, फिर हमने देखा डिस इन्फ्लेशन, फिर देखा डिफ्लेशन, फिर हमने देखा स्टैगफ्लेशन, फिर हमने देखा रिफ्लेशन। तो आप ध्यान से पढ़ें, देखिए यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, ध्यान से पढ़िएगा। आप एनसीईआरटी के बुक देखें, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी कंप्लीट, मतलब काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। बुक्स देख लें एनसीईआरटी और यहाँ से पढ़ें, मतलब जुड़े रहें, इससे आपको सब सारी चीज़ समझ में आएगा। इसके अलावा आपको और कोई भी दिक्कत होता है, देखिए इकोनॉमिक्स को ज़्यादा आप हवा ना बनाए। इकोनॉमिक्स बहुत, कोई भी सब्जेक्ट आसान आपको ढंग से आपको देखा जाए तो उसको पहले आप बेसिक समझें, बेसिक समझने के बाद आपको सारी चीज़ समझ में आने जाएंगे, और उसको रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करें हमेशा, और सब्जेक्ट से ऐड करें। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स को आप और सब्जेक्ट से जोड़ने की कोशिश करें। जैसे मैंने जीएसटी पढ़ाया था तो अनुच्छेद बताया होगा, तो अनुच्छेद जो है पार्ट हो गया वो किससे हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। तो ऐसे ऐड करने की कोशिश करें। हाँ, जैसे जीएसटी काउंसिल होती है तो जीएसटी काउंसिल है उसको पॉलिटिक्स ऐड करने की कोशिश करें कि कौन कौन होते हैं उसमें, सदस्य के रूप में कौन कौन होते हैं, वित्त मंत्री वगैरह होते हैं तो वो कैसे होते हैं, सदस्य को बताया गया था कितने लोग होते हैं तो बताया गया था, है ना। तो ऐसे ऐड करने की कोशिश करें। और देखिए हम लोग भी जब इकोनॉमिक्स पढ़े तो ऐसा नहीं था कि शुरू से इतना हमें आता था, ऐसा नहीं आता था कि शुरू हमें तो कुछ नहीं आता था, क्योंकि मेरी खुद ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो मुझे कहाँ से मालूम होगा कि आर्ट्स सब्जेक्ट का बहुत कम ज्ञान था, जो हमने पहले पढ़ा था वो तो भूल ही जाते हैं। आप ग्रेजुएशन में जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत वही याद रहता है, बाकी कुछ याद नहीं रहता है। उसके पहले क्या पढ़ा था कहाँ याद रहता है, मुझे लगता है ऐसे। और फिर ग्रेजुएशन के बाद भी आगे और अपना मतलब जो बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो फिर और भी चीज़ें इधर उधर हो जाता है। तो दिमाग है ना, भूलना भी ज़रूरी है, भूलेगा तभी तो नई नई चीज़ें याद आएंगी। तो आप घबराए नहीं, आप जो भी पढ़ते हो उसको ध्यान से पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर, उसको रिवीजन करते रहो, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे आपको रिकॉल होता रहेगा और याद होगा तो होता रहेगा। और बाकी हम लोग यहाँ हैं ही, आप हमसे जुड़े रहें, आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें, एक एक करके हम सारे टॉपिक कर दिए। आप देख रहे होंगे हमारे लेक्चर कि हमने पंचवर्षीय योजना से पहले भारतीय इकोनॉमी हमने सब शुरू की थी, तो उसमें हमने कई सारी चीज़ें शुरू किया था, बेसिक और बताया था कि आपको दिक्कत ना हो। फिर पंचवर्षीय योजना आयोग से लेकर अभी तक यहाँ का हम लोग सफ़र किए हैं। और उम्मीद है कि आगे भी आपको, आप हमसे जुड़ेंगे और आगे भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, हम आते हैं आगे का कुछ लेक्चर के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, और जो आपका सिलेबस के अंतर्गत है। और वन लाइनर जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, आपको उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।